अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अर्न करते हो, तो आपको एफबीआर को कितना टैक्स देना होगा? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अब मैंने इस चैनल के ऊपर सैलरीज़ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितना अर्न करते हैं, पाकिस्तान में अगर कितना अर्न करते हैं और अगर रिमोटली वर्क करें, यानी अगर रिमोट जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें, तो वो कितना अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स की बात कर रहे होंगे कि आप जितना अर्न करते हो, उसके ऊपर आपको एफबीआर को कितना टैक्स देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर अपनी सैलरी के ऊपर भी आपको टैक्स बताऊँगा और वैसे ओवरऑल जनरली बताऊँगा कि आपको आपकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 2 तरह से काम करते हैं। एक पाकिस्तान के अंदर, यानी यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में काम करते हैं, और दूसरा होता है रिमोट वर्क, कि आप यहाँ पर बैठ के फ़ॉरेन की किसी भी कंपनी के साथ काम करो। जिस तरह हो सकता है आप यूरोपियन कंट्रीज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहे हो, या गल्फ़ के किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रिमोट वर्क कर रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप फाइवर या अपवर्क पे या किसी भी और फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो इन सब के टैक्सेस डिफरेंट हैं। अब मैं खुद पाकिस्तान के अंदर भी जॉब कर रहा हूँ और मैं रिमोट जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको दोनों के हिसाब से बताऊँगा कि जो आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस है, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो आप जॉब करते हो, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वैसे मैं जनरल बता दूँ कि जो आपकी फ्रीलांसिंग अमाउंट है ना, ठीक है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की तरफ से ये रजिस्टर्ड है कि जो आपकी जो फ्रीलांसिंग की अमाउंट होगी, बेशक वो रिमोट जॉब पे तुम हो या वो फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे तुम हो, उसके ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट को, यानी एफबीआर को 1% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है, तो आपको गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 रुपए देने होंगे, जो कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन अगर यही सैलरी अगर आपके पाकिस्तान के अंदर है, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा हेवी टैक्सेस हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखे होंगे, ये मेरी सैलरी स्लिप है, और मैं पाकिस्तान के अंदर 52 एलपीए, यानी 52 लैक्स पर एनम के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जो कि मंथली ऑलमोस्ट 433 के बनती है, और मुझे उसके ऊपर 83,000 एंड समथिंग रुपीज़ का टैक्स मुझे देना पड़ा है इस मंथ। और अगर हम इसको 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 मिलियन बनता है, यानी मैं 1 साल का एफबीआर को 1 मिलियन टैक्स देता हूँ। ये तो होगी मेरी पाकिस्तान की सैलरी। अब अगर मैं फ़ॉरेन की बताऊँ, तो वो मैं आपको एग्ज़ैक्ट तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं उसको इतना बता देता हूँ कि वहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% टैक्स देता हूँ। यानी अगर हम इन जनरल बात करते हैं, तो अगर आपकी फ़ॉरेन से 5 लैक्स अर्निंग है पर मंथ, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5,000 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ेगा एफबीआर को, जो कि ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर मैं आपको फ़ॉरेन रेमिटेंस के भी हवाले से बता दूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, लाइक फाइवर पे या अपवर्क पे, तो वो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो 20% का टैक्स होता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो आपको अपवर्क या फाइवर या किसी भी जिस भी आप प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू फ्रीलांसिंग कर रहे हो, उसको देना होगा। मैं जब आपकी अमाउंट पाकिस्तान आती है, कन्वर्ट होके आपके बैंक्स में आती है, मैं उसके ऊपर टैक्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स से अगर आपने $1,000 का प्रोजेक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स आपको $800 ही मिलेंगे, क्योंकि 20% तो फाइवर अपना कमीशन रखता है। तो वो जो $800 होंगे ना, उसके ऊपर पाकिस्तान में आपको 1% टैक्स देना होगा, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हम पाकिस्तान की सैलरीज़ के हवाले से बात करें, तो ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब अगर मैं अपनी जो मेरी फ़ॉरेन रेमिटेंस है, उसको भी इसी हिसाब से कैलकुलेट करूँ जहाँ पर मुझे पाकिस्तान को टैक्स देना पड़ रहा है, तो बिलीव मी, मुझे पर मंथ 1,60,000 या 1,70,000 तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है, अगर एफबीआर सेम टू सेम टैक्स वहाँ पर भी लगा दे, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल का 2 मिलियन तक बन सकते हैं। तो अगर एफबीआर ने टैक्सेस लगा दिए सेम टू सेम रिमोट जॉब्स के ऊपर भी, तो ये जॉब सारी यानी छोड़नी पड़ेगी मुझे। पे उससे बेहतर है कि बंदा आलू प्याज की रेडी लगा दे। 2 मिलियन तक एफबीआर पे बंदा टैक्स दे, उससे बेहतर है एक बंदा हज कर सकता है उन पैसों का। मैं हर साल दुबई के टूर्स कर सकता हूँ। मैं अपने लिए और कुछ नहीं तो ऑल्टो ले सकता हूँ, लेकिन ये मुझे सारे टैक्स देना पड़ता है एफबीआर को। अब मैं आपको ओवरऑल टैक्सेस के हवाले से ही बता देता हूँ कि वैसे जनरल कितने टैक्सेस लगते हैं। देखें, अगर आपकी सैलरी 50,000 या उससे कम है ना, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी सारी सारी सैलरी आपके अकाउंट में एज़ इट इज़ आएगी। वैसे वो 40,000 है, 35 या 50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 1 लाख तक जाती है, तो तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% का टैक्स देना पड़ता है। यानी आपको 500 रुपीज़ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे ही पता है कि 1 लाख का 1% 1000 होता है, लेकिन चूँकि 50,000 तक एग्ज़ैम्पशन है, तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक 1% 500 रुपीज़ लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो टैक्सेज़ हैं, वो ओवरऑल सैलरी के ऊपर नहीं लगते।
उसके ना ब्रेक पॉइंट्स हैं। जिस तरह 50,000 तक एग्ज़ैम्पशन है, तो 50,000 से 1 लाख तक 1% है। फिर इसी तरह जब आपकी सैलरी 1 लाख से 183 के दरमियान होती है, अब हो सकता है मैं कुछ नंबर्स ऊपर-नीचे कर लूँ, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट उसके भी लगा दूँगा, वो भी आप लोग चेक कर लेना। तो 1 से 1 लाख से 183 के तक आपको 11% का टैक्स देना पड़ सकता है। इसी तरह 183 के से अगर आपकी सैलरी 266 के तक है, तो तब आपको 23% का टैक्स देना पड़ेगा और इसी तरह 266 से 341 तक आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा और अगर 341 से ज़्यादा है आपकी सैलरी, तो फिर आपको 35% का टैक्स देना पड़ सकता है। अब 35% ओवरऑल सैलरी के ऊपर नहीं, जो 3,41,000 से ज़्यादा होगी उसके ऊपर 35%। इसी तरह जो 266 से लेकर 341 के दरमियान होगी उसके ऊपर 30% होगा और जो 183 से 266 तक होगी उसके ऊपर 11% होगा और इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इस तरह अगर आपकी सैलरी 431 के बनती है, तो आपके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 83,000 एंड सम रुपीज़ बनेगा। नाउ आई एम 25 इयर्स ओल्ड और मेरी ग्रेजुएशन कॉमसेट से 2024 में हुई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो एफपीआर शायद इन रिटर्न मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। आई बिलोंग्स टू अ वेरी रिमोट सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा। ऑल्दो आई एम नॉट लिविंग इन मानसेरा, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, बट मेरी सारी फैमिली वहाँ पर है और मेरा आना-जाना लगा रहता है। मैं वीकेंड पे वहाँ जाता हूँ। लास्ट ईद उल फितर पे मेरे सारे सिबलिंग्स हैं और सारे कज़न्स की गैदरिंग हुई थी, तो हमने प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं ये थाकोट वाली साइड पे और शांगला और बिशाम, वहाँ से हम एक लॉन्ग ड्राइव करके आ जाएँगे। तो सबने गैदरिंग की और हम निकल गए। अब मानसरा से हमने मोटरवे चूज़ किया और मोटरवे से हम पहुँच गए थाकोट। वो मानसरा के बिल्कुल एंड है, वहाँ पर रेस्ट एरिया है, लास्ट रेस्ट एरिया, क्योंकि वहाँ पर मोटरवे एग्ज़िट हो जाती है। तो हम रेस्ट एरिया पे उतरे नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जैसे ही उतरे तो ईद का दूसरा दिन था। मैंने वहाँ पर देखा बहुत सारे लोग जमा हुए हुए हैं, लड़के अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इवन गाड़ियाँ लेकर आए हुए थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों लोग इतने लोग जमा हुए हुए हैं। फिर बाद में हमें पता चला कि लोग पिक्चर्स लेने के लिए आए हुए थे, ईद की पिक्चर्स लेने के लिए। लिटरली रेस्ट एरिया के ऊपर लोग पिक्चर्स लेने के लिए आए होते हैं। अब क्या उन लोगों का कसूर है? नहीं, ये गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने उनको इतना शऊर ही नहीं दिया कि रेस्ट एरिया रेस्ट करने के लिए होता है। उसके नाम से ही मेंशन है रेस्ट एरिया। वहाँ पर आप लोग नमाज़ पढ़ सकते हो, अगर आप सफ़र कर रहे हो, आप खाना खाने के लिए उतर सकते हो। वो पिक्चर्स लेने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर कसूर किसका है? क्योंकि ना तो मानसरे में कोई पार्क्स हैं, ना तो वहाँ पे कोई पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आके कुछ पिक्चर ले सकते हैं, कुछ एन्जॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स पॉइंट है, ना ही वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और ना वहाँ कोई इतनी कोई ख़ास यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वहाँ पर एजुकेशन दी जा सके और मतलब लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। अगर विलेज वाइज़ साइड की बात करें तो 12, 14, 15-15 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही होती है। अब वहाँ के बंदे से यानी मुझसे 1 मिलियन तक का टैक्स ले रहे हैं हर साल और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है आप सबके सामने। और ये भी सिर्फ मानसरे की एग्जांपल नहीं ले, पूरे पाकिस्तान में कुछ चंद सिटीज़ को छोड़ के, जिस तरह इस्लामाबाद हो गया, लाहौर के स्पेसिफिक एरियाज़ हो गए, कराची के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हो गए, जिस तरह डिफेंस हो गया, पेरिया टाउन हो गया, क्लिफ्टन हो गया। इसके अलावा और भी बाकी सिटीज़ में ना कुछ सोसाइटीज़ को छोड़ के बाकी पूरे पाकिस्तान का क्या हाल है ये आपको ही पता है और मुझे भी पता है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि फिर लोग इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते इतने टैक्सेस के खिलाफ। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप लोग एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो। पाकिस्तान में 90% लोग अभी तक 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं पाए। यानी 90% लोग अभी तक 1 लाख से नीचे-नीचे अर्न कर रहे हैं। तो उनके ऊपर तो 4-5 रुपए का टैक्स होगा, तो उनको ये पता ही नहीं है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। तो जब जैसे ही आप थोड़ा-सा ग्रो करते हो, आपकी सैलरी 2 लाख, 3, 4, 5, 6 लाख तक पहुँचती है, तब आपको पता चलता है कि यार पाकिस्तान में इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं और इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि टैक्स आना कोई बुरी बात नहीं है। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम उसका रेंट दें। जब भी आप किसी घर में रहते हो, तो आप उसका रेंट देते हो। इसी तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम टैक्स की फ़ॉर्म में रेंट देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी टैक्स दिए जाते हैं और इवन 30, 35, 40% तक यूएस में टैक्सेस दिए जाते हैं। नो डाउट कि वहाँ पर भी टैक्सेस दिए जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो अपने सिटीज़न्स को फैसिलिटीज़ देते हैं। पाकिस्तान में टैक्स लिया जाता है, पूरा-पूरा लिया जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। अब मैंने अपनी सारी की सारी एजुकेशन प्राइवेट ली हुई है। यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से की है और लाखों रुपए फ़ीस दी हुई है। इसी तरह मैंने कॉलेजेस भी प्राइवेट किए हैं, तो वहाँ पर भी मैं
फ़ीस दे के पढ़ता रहा हूँ। मैंने कभी गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं, मैंने कभी भी गवर्नमेंट की स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो कैसा है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स की एग्ज़ाम्पल ले लो कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है, वहाँ पर किस तरह से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या जस्टिफाएबल है इतना ज़्यादा टैक्स देना, और आप लोगों ने इस मंथ कितना टैक्स दिया और ओवरऑल इस साल के कितना टैक्स देते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।